तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग कल के क्लास में वेवेल योजना और शिमला समझौता पर डिस्कस किया था और कुछ और छोटे टॉपिक्स थे, जैसे राजगोपालाचारी फॉर्मूला, उसे भी देखा था। इसको सीआर फॉर्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आज का क्लास केंद्रित है इस विषय पर कि लाख प्रयत्नों के बावजूद भी देश के विभाजन को टाला नहीं जा सका और 1947 के 14-15 अगस्त को देश दो डोमेनियंस में, दो स्वतंत्र राज्यों में बट गया। तो इसकी जो संवैधानिक पृष्ठभूमि तैयार होती है, यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा जो इस ओर संवैधानिक प्रयास किया जाता है, आज क्लास उसी को समर्पित है। या दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि देश किन परिस्थितियों में विभाजित हुआ या देश को स्वतंत्रता किन परिस्थितियों में मिली, ये आज के क्लास का हम लोगों का विषय होगा। तो उसमें हमने हेडिंग बनाया है कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कैबिनेट मिशन योजना। और इस कड़ी को पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हम थोड़े इसके बैकग्राउंड को देखें, क्योंकि जब तक इसके बैकग्राउंड को आप लोग नहीं देखेंगे तब तक कैबिनेट मिशन समझ में नहीं आएगा। और कैबिनेट मिशन को सिर्फ रटने के अंदाज में आप मत पढ़ेंगे। इसमें वो बीज बोए गए हैं जिस बीज से देश का विभाजन हुआ है। इसमें वो घटनाएं घटित हुई हैं जिन घटनाओं के कारण जो है वो देश विभाजित हुआ है। तो आमतौर पे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वो एक सिंप्लीफाइड स्टडी करते हैं, सरलीकृत अध्ययन। नहीं, हमको एग्जाम देना है, इसमें ये प्रोविजंस है, इसको हमको रट लेना है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि रटने के अंदाज में तो आप पढ़ेंगे ही, साथ साथ समझने के अंदाज में भी पढ़ेंगे कि आखिर मामला क्या था। तो हम अपना कहानी शुरू करते हैं ब्रिटेन के इलेक्शन से। तो जुलाई 1946 को ब्रिटेन में आम चुनाव होता है। आम चुनाव का मतलब जनरल इलेक्शंस, समझ गए? आम चुनाव यानी जनरल इलेक्शंस का अर्थ ये हुआ कि हर देश में जिसमें डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ सरकार 5 वर्षों के लिए, जगह जगह 4 वर्ष ही है, जैसे अमेरिका में सरकार 4 वर्ष के लिए चुनी जाती है, ब्रिटेन में 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, हमारे यहाँ भी 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पूरे करने के बाद जब सरकार चुनने के लिए इलेक्शंस होता है, निर्वाचन होता है, तो उसको हम लोग जनरल इलेक्शंस या आम चुनाव के नाम से जानते हैं। अगर समय से पहले ही सदन भंग हो गया, यानी 5 साल से पहले, और उसके बाद इलेक्शंस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मध्यावधि चुनाव या मिड टर्म पोल। और अगर कोई एकाध दो आदमी मर गया और उस एकाध दो सीट्स के लिए चुनाव होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उपचुनाव, बाई इलेक्शंस। तो इलेक्शन के कंटेक्स्ट में 3 टर्मिनोलॉजी आपको हमेशा याद रखना चाहिए। एक टर्मिनोलॉजी है आम चुनाव, जनरल इलेक्शंस। एक टर्मिनोलॉजी है मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म पोल्स। और एक टर्म है उपचुनाव, बाई पोल्स। हमने तीनों के मीनिंग्स को आपको बताया। ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसे अपने पास रखें। अगर बोलेगा तो लिखवा देंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है और इसका एक्सप्लेनेशंस जो है हमेशा आपके कॉपी में नहीं, दिमाग में रहना चाहिए, ताकि अगर कहीं पर पढ़ते समय, ये लेक्चर्स के समय ये शब्द आए तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं हो।
तो क्या आपका विचार है, लिखवा दूं या आपके दिमाग में चला गया? सभी के? ठीक है। तो आम चुनाव हुआ। इस आम चुनाव में जो उदारवादी दल या श्रमिक दल, दोनों नाम कहा जाता है इसको। इंग्लिश में जो है लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटेन में घोषित रूप से तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से दो ही दल पाए जाते हैं। ऐसे और भी दल है, लेकिन मुकाबला जो होता है वो दो दल, इसलिए वहां कहते हैं कि टू पार्टी सिस्टम्स है, द्विदलीय प्रणाली है। तो उसमें एक दल अनुदारवादी यानी कंजर्वेटिव पार्टी कहलाती है, और दूसरा दल जो है उदारवादी यानी लिबरल पार्टी, इसी को लेबर पार्टी भी बोलते हैं। तो दोनों में विचारों के आधार पर डिफरेंस है। जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो एक्चुअली में सोशलिज्म को नहीं मानती है, ऐसा आप मान के चलिए। उसका अप्रोच कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी विचार है, या दूसरा शब्द इस्तेमाल कीजिए दक्षिणपंथी विचार है उसका। लेकिन जो लेबर पार्टी है या लिबरल पार्टी है, अनुदारवादी दल है, सॉरी उदारवादी दल है या श्रमिक दल है, सब एक ही पार्टी का नाम है। वो उसका अप्रोच सोशलिस्ट अप्रोच है, यानी वो कैपिटलिज्म के खिलाफ सोचता है। तो यहां पर जो चुनाव हुए, ये चुनाव कब हुए? 1945 में। कब हुए? 1945 में, यानी जुलाई 1945 में। क्लियर? तो ये जो इलेक्शंस हो रहा है, तो इसमें ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन क्या हुआ कि इसके जो दल के नेता थे, जिनका नाम क्लीमेंट एटली था। क्या नाम था? क्लीमेंट एटली। ये प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे। यानी ब्रिटेन में क्या हो रहा है? सत्ता परिवर्तन हुआ इस जुलाई महीने में। अब ये सत्ता परिवर्तन कोई सामान्य सी घटना नहीं थी, बल्कि बहुत स्पेशल इवेंट्स था। क्यों? क्योंकि पहले जो सत्ता में दल थी कंजर्वेटिव पार्टी, उसके जो लीडर्स थे विंस्टन चर्चिल, उनका विचार भारत के प्रति बहुत अच्छा नहीं था। उनका सीधा एक ही बात कहनी थी कि हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के साम्राज्य को खत्म करने के लिए, यानी भारत को स्वतंत्र करने के लिए नहीं बने। हम किसी भी परिस्थिति में भारत को स्वतंत्र नहीं करेंगे। ये कंजर्वेटिव पार्टी का थाउट था, विचारधारा थी, और उसके लीडर चर्चिल का। लेकिन जब इलेक्शंस हो रहा था, तो जो लेबर पार्टी थी उसके जो नेता थे एटली, उन्होंने बाजाब्ते तौर पे अपने इलेक्शंस मैनिफेस्टो यानी चुनाव घोषणा पत्र में ये घोषित कर दिया था कि यदि हमें आप वोट देंगे तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। और लोगों ने इस मुद्दे पे, यानी 45 जुलाई का जो इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस ब्रिटेन में लड़ा जा रहा है, वो इस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है कि भारत को स्वतंत्र किया जाए या नहीं किया जाए। जिसमें वहां की पीपुल ने, वहां की जनता ने इस बात पे वोट दिया कि हाँ, भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो जब ऐसी परिस्थिति में क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इनका प्रयास क्या होता है कि क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनने के बाद दिसंबर 1945 में भारत में आम चुनाव करवाते हैं। भारत में आम चुनाव। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये आम चुनाव भारत में कितने वर्षों के बाद हो रहा है, ये आपको याद है? 1945 से पहले कब हुआ था?
1937 में हुआ था। 1937 के बाद जो भारत में जनरल इलेक्शंस हो रहा है 1935 के एक्ट के तहत, 1935 के एक्ट में प्रोविजंस था कि प्रोविंस में ऑटोनॉमी दिया जाएगा और सेंट्रल में डायरार्की एस्टेब्लिश किया जाएगा और इसके आधार पे 1935 का एक्ट 1936 में लागू होता है और उसके तहत अप्रैल 1937 में इलेक्शंस होता है। उस इलेक्शंस के बाद ये दूसरा इलेक्शंस है जो 1945 में हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या 1935 के एक्ट में ये प्रोविजंस था कि इतने वर्षों के बाद होगा? बोलिए ना, इस समस्या का आपके पास क्या समाधान है? कोई समाधान नहीं। देखिए 1935 के एक्ट में एक प्रोविजन ये भी था ना कि गवर्नर जनरल या वायसराय को ये अधिकार है कि कार्यकाल जो 3 वर्षों का था विधायिका का, केंद्रीय विधायिका का, याद है आपको? तो उसके समय को बढ़ा सकती है। वो कब तक बढ़ा सकती है? वो अनलिमिटेड था। तो अपने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए उसने विधायिका के कार्यकाल को बढ़ाया। तो अब आप सवाल करेंगे हमसे कि सर सेंट्रल लेजिस्लेटिव के साथ साथ जो 8 प्रांतों में, कुल 11 प्रांत थे, 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने अक्टूबर माने 30 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया था। तो इसीलिए जो है वो नहीं था। तो ठीक है, कांग्रेस के गवर्नमेंट ने त्यागपत्र 8 प्रांतों में दिया था, लेकिन बाकी जो 3 प्रांत थे वे अभी तक एग्जिस्ट कर रहे थे। तो उसको गवर्नर जनरल ने क्या किया? तो अपने इस विशेषाधिकार का प्रयोग करके हर वर्ष बढ़ाते रहे। तो इसीलिए इलेक्शंस जो है 1937 के बाद नहीं हुआ। उसके बाद जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो दिसंबर 1945। ये क्लियरिटी आपके पास पूरी रहनी चाहिए। और ये बातें जो एक्सप्लेन मैंने किया कि किसी बुक में स्पष्ट रूप से आपको नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो क्वेश्चंस यही एराइज किया जाएगा। ये आज का नया पैटर्न है कि जिसका विवरण किताबों में नहीं है, सोच करके आप निकाल सकते हैं, वही आजकल का प्रश्न बनता है। क्लियर? तो अब देखिए इस इलेक्शंस में क्या हुआ, इसके परिणाम क्या निकले। तो लगभग इसके परिणाम वही निकले जो 1937 के चुनाव में हुआ। यानी क्या? तो 8 प्रांतों में या 9 प्रांत भी कह सकते हैं, कांग्रेस जीती। ठीक है, इसके बाद एक प्रांत था, 2 प्रांत कहिए, एक बंगाल और दूसरा सिंध। इसमें मुस्लिम लीग की सरकार बनी। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए कि मुस्लिम लीग ने जो मंत्रिमंडल बनाया, उस मंत्रिमंडल में हिंदू महासभा भी शामिल थी, सिंध में भी और बंगाल में भी। ये आपको नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन सिर्फ पढ़ाया गया था कि मुस्लिम लीग की सरकार बनी। वास्तव में अगर टेक्निकली देखिएगा तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों की सरकार बनी। अब आप देख लीजिए 8 2 10 हो गया, एक प्रांत बच गया। वो एक प्रांत कौन है? तो पंजाब है। पंजाब में अगर आप देखिएगा तो वहां यूनियनिस्ट पार्टी थी, प्लस लीग भी थी। लीग माने मुस्लिम लीग, जगह की कमी की वजह से नहीं लिख रहा है।
और प्लस अकाली दल। ये अकाली दल कब बना था आपको पहले बता चुके हैं। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन जो 1922 में चला था, तो 1922 में ही एक सम्मेलन हुआ था, 20 में कहिए, और उसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बनी थी और एक अकाली दल बना था, जो बाद में 24 में जाकर के पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट कर जाता है। और इस समय तक आते आते अकाली दल का विचारधारा पृथकतावादी हो जाता है, सेपरेटिस्ट हो जाता है कि हमको भी भारत से आजाद करो। तो पंजाब में जो भी लोग सत्ता में हैं वो भारत की एकता अखंडता के खिलाफ है। तो आपके 3 प्रांत ऐसा था जो विखंडनवादी शक्तियों का शिकार था और बाकी 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस को बहुमत मिला। यहां पर हमें बताना यह है कि क्लीमेंट एटली ने जो इलेक्शंस करवाया दिसंबर 1945 में, तो उनका एक उद्देश्य था कि हम अब भारत को ग्रेजुअली धीरे धीरे लोकतंत्र के तरफ लेकर के चले और समय आने पर हम सत्ता का हस्तांतरण कर दें। तो इस तरीके से ये जो घटनाएं घटी, ये कैबिनेट मिशन का जो है वो एक प्रकार की पृष्ठभूमि बन गई। कैसे, वो अब आगे देखते हैं हम लोग। कि हम दिसंबर तक का घटना बताएं कि इलेक्शंस हो गया। इलेक्शंस में कांग्रेस एक प्रकार से सत्ता में प्रांतों में आ गई। केंद्रीय विधानमंडल में भी इसको बढ़त मिली, यानी सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके सामने आई, जो चाहती उसमें पास करा सकती थी। तो एक तरीके से मान के चलिए कि भारत इस इलेक्शंस में स्पष्ट रूप से 2 फाड़ों में बंटता हुआ दिखाई पड़ता है। एक ऐसा वर्ग जो राष्ट्रवाद का समर्थक था, नेशनलिज्म का समर्थक था, जिसको बहुमत मिला पूरे भारत में, और एक ऐसा वर्ग जो सेपरेटिस्ट था, पृथकतावादी था, वो 3 प्रांतों में सरकार बनाने में सफल रहा। अब आगे हम देखते हैं ये कि एक तिथि आती है 18 फरवरी। क्या आता है? 18 फरवरी 1946। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। 1946। इस समय क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक घोषणा की, एक डिक्लेरेशंस किया। किस बात की घोषणा की? तो कैबिनेट मिशन भारत भेजने की। कैबिनेट मिशन भारत में भेजने की। और इस प्रकार 24 मार्च 24 मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है। इसके बाद 24 मार्च से लेकर करके 21 मई तक इसने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया, बातचीत की कि आखिर किस तरह का प्रोविजंस आप लोग चाहते हैं। तो उस ग्राउंड पे 21 मई 1946 को इसने एक योजना प्रस्तुत की। क्या प्रस्तुत की? योजना प्रस्तुत की। अच्छा ठीक है, नीचे लिख देते हैं इसको, घबराइए नहीं। इसमें एक चीज छूट गया कि आखिर कैबिनेट मिशन में शामिल कौन कौन थे। ठीक है, उसके बाद हमें यह पढ़ाना चाहिए था
तो उसको हम दूसरे इसमें अलग से लिख देते हैं कि कैबिनेट मिशन में जो लोग शामिल थे कैबिनेट मिशन में जो लोग शामिल थे उनको थोड़ा देख लीजिए। उसमें पहला व्यक्ति जो थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे? ये उस समय के, यानी जिस समय का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं उस समय ये जिस पद पर थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, यानी भारत सचिव थे। भारत सचिव का अर्थ क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। दूसरे व्यक्ति जो थे स्टोफर्ड क्रिप्स थे। स्टोफर्ड क्रिप्स। और ये एक प्रकार से कह लीजिए आप कि यहां पर जगह कम है इसलिए वाणिज्य बोर्ड के ये अध्यक्ष थे, यानी वाणिज्य मंत्री थे, कॉमर्स मिनिस्टर्स। ठीक है। और ये जो तीसरे व्यक्ति थे वो एवी अलेक्जेंडर। क्या नाम था? एवी अलेक्जेंडर। ये नौसेना मंत्री थे, यानी नेवल मिनिस्टर्स थे, नेवी मिनिस्टर्स। इस प्रकार तीनों व्यक्ति जो थे वो कैबिनेट के मेंबर थे, इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन प्लान कहा गया। अगर हायरार्की में देखें, पदसोपान में देखें, तो पैथिक लॉरेंस सबसे ज्यादा ऊंचे पद वाले थे, इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये इसके पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। किसके? कैबिनेट मिशन में। इनकी अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। और बाकी जो स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे वे इस कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे। तो ये बात छूट गई थी जो मैंने आपको बताई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि क्या मामला है। तो मामला यहां ये बनता है कि जब योजना 21 मई को प्रस्तुत हुई तो इसमें इस योजना में दो प्रकार के प्रावधान थे। ध्यान तो आप पहले से ही दे रहे हैं, लेकिन जिस ध्यान की बात हम कह चुके हैं पहले वो अब आपको देना काफी जरूरी है। ये दो प्रकार के प्रावधान क्या थे? एक प्रकार का जो प्रावधान था उसमें शासन संबंधी प्रावधान था। शासन संबंधी प्रावधान, यानी प्रोविजन रिलेटेड टू गवर्नमेंट। प्रोविजन रिलेटेड टू गवर्नमेंट। ठीक है। और दूसरा प्रावधान जो कैबिनेट मिशन में था वो था संविधान निर्माण के संबंध में, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संबंध में। क्लियर? तो ये दो प्रकार के प्रोविजंस कैबिनेट मिशन में आपको जानना है और बहुत ध्यान से जानना है ताकि पूरी बातें आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि शासन संबंधी क्या प्रावधान थे। तो पहला प्रोविजंस जो था वो ये कि भारत एक
संघ होगा, संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासतें शामिल होंगी। ये पहला प्रोविजंस था। दूसरा प्रोविजंस ये था कि केंद्र को रक्षा, विदेशी संबंध, यातायात में सब आ गया, एवं अन्य अनुषंगी विषय, अनुषंगी का इंग्लिश होगा रिलेटेड, मतलब उससे जुड़ा हुआ अनुषंगी विषय शामिल होंगे। उसके बाद अगर देखा जाए ये हो गया आपको दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जिसमें शामिल है वो ये कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को प्राप्त होंगी। अवशिष्ट शक्तियां का इंग्लिश लिख लें आप लोग, रेसिडुअल पावर। हम सब बताते हैं आपको अलग अलग करके। प्रांतों को प्राप्त होंगी। चौथा प्रोविजन ये था कि केंद्रीय विधायिका में यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव में दोनों समुदाय का मतलब हिंदू मुसलमान, अलग अलग मतदान कर फिर एक साथ मतदान करेंगे। और अंतिम प्रोविजन जो था वो था ये कि प्रांतों को वर्गों में संगठित होने का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये कुल मोटा मोटी 5 प्रोविजंस मैंने आपको इसमें बताए जो मत समझाते हैं भी, घबराइए नहीं, जो शासन से संबंधित है, गवर्नमेंट कैसा बनेगा।
अब जो अगला प्रोविजंस जो हमने कहा कि संविधान निर्माण से संबंधित है, क्योंकि पहले ही से अंग्रेज वादा करते हुए चले आ रहे थे। वेवेल योजना में भी वादा किया था कि हम ऐसा संविधान बनाएंगे जो भारतीयों के द्वारा बना हुआ हो, हम सिर्फ बाहर से रह करके मैनेज कर देंगे। तो वो कैबिनेट मिशन में इम्प्लीमेंट होने वाला था, लागू होने वाला था। तो उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस थे। इसमें जो प्रोविजंस था वो पहला ये था कि अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट निर्वाचन प्रणाली, इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम से संविधान सभा जिसको इंग्लिश बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, का गठन होगा। ये तो फर्स्ट प्रोविजंस था। सेकंड प्रोविजंस ये था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाएंगे। ये दूसरा प्रोविजन था। तीसरा प्रोविजन था कि ब्रिटिश प्रांत के लिए दो सौ 92 देसी रियासत के लिए 93 और प्रेसिडेंसी नगरों के लिए 4 सीटों का प्रावधान किया गया। ये 4 स्थानों का प्रावधान किया गया। और अगली बात ये थी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर यह चुनाव हुआ। कैबिनेट मिशंस का ये प्रोविजंस है, ये प्रावधान है। थोड़ा लिखना बंद कीजिए, समय देंगे। अब आमतौर पे किया जाता है वो समझिए कि इसको रट लिया जाता है। असल राज इसके प्रोविजंस में छुपे हुए। असल जो द्वंद्व था, जो भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता संग्राम में जो विवाद था, डिस्प्यूट था, वो विवाद और डिस्प्यूट इसी में आपको झलकता है। हमने सारे प्रोविजंस को बोर्ड पर लिख दिया। आपसे सबसे पहले हम ये चाहते हैं या अपेक्षा करते हैं कि आप इसमें डिस्प्यूट को तलाश करके दिखाइए तो
कि क्या क्या विवाद हो सकता है इसमें या क्या क्या विवादित बात है। क्योंकि इसके पहले की घटनाओं को, प्रीवियस इवेंट्स को अच्छे से हम एक एक करके पढ़ा चुके हैं आपको। तो आपका आईक्यू टेस्ट हम लेते हैं कि हमने कह दिया कि इसमें बहुत सारी बातें डिस्प्यूटेड है। आप अगर पढ़े हैं प्रीवियस क्लास को तो आप कृपया कर बताएं कि आपको कौन कौन से प्रोविजंस विवादित लग रहे हैं। बोलिए साहब लोग। अच्छा आप बोलिए तो आपको क्या क्या लग रहा है इसमें, एक भी बता दीजिए तो हम समझ लें कि आप ठीक से पढ़ रही थी। बोलिए, खुल के बोलिए, डरिए मत। ये वाला, ये है तो और कुछ नजर नहीं आता है। पकड़े हैं, ठीक पकड़े हैं, लेकिन और भी कुछ है। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, अपने काम पे आते हैं। एक बता दिया, बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। देखिए पहला प्रोविजन हम देखते हैं कि भारत एक संघ होगा, फेडरेशन होगा, जिसका अर्थ क्या होगा कि अंग्रेज अपने क्षेत्र के मालिक थे, उसके बारे में फैसला कर सकते थे। जो देसी रियासत थे वो राजाओं में के अधीन स्वतंत्र थे, लेकिन इसमें प्रोविजंस था कि नहीं, एक फेडरेशन बनेगा, एक संघ बनेगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत के साथ साथ देसी रियासत भी शामिल होगी। तो ये तो एक सामान्य सी बात है। क्या देसी रियासत पर फोर्स था कि उनको शामिल हो नहीं है? तो इसका जवाब होगा कि इस एक्ट में ऐसा प्रोविजंस नहीं था। इस एक्ट में प्रोविजंस था कि देसी रियासत चाहे तो शामिल हो सकते हैं, नहीं चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वो शामिल हो जाए। ऐसा इसलिए कि राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था, खासतौर से भारत छोड़ो आंदोलन, तो वो भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ ब्रिटिश प्रांत में नहीं चल रहा था, देसी रियासतों में भी चल रहा था। हालांकि गांधी ने मना किया था, लेकिन इसके बावजूद भी क्विट इंडिया मूवमेंट का असर देसी रियासतों पर भी था। इसका मतलब क्या था कि देसी रियासत में रहने वाली पीपल भी चाहती थी कि हम भारत संघ में शामिल हों, और अगर वहां के राजा ऐसा नहीं करते तो रिवोल्ट हो जाता, विद्रोह हो जाता, और फिर राजतंत्र वहां हमेशा के लिए समाप्त हो, उनकी रही से ही इज्जत खत्म हो जाती। इसलिए जब वल्लभ भाई पटेल ने आह्वान किया था देसी रियासतों को देश की आजादी के बाद कि आप संघ में शामिल हो, तो अधिकांश में ने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया था कि हाँ हमें मंजूर है, क्योंकि वो अपना हश्र जानते थे कि अगर साइन करेंगे तो कम से कम कुछ सुविधाएं हमारी बच जाएंगी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो बच जाएगी, जो सोना चांदी करके रखे हुए हैं वो बच जाएगा। लेकिन अगर रिवोल्ट होगा तो आंदोलनकारी सब लूट लेंगे, हमको इस राज्य से ही भागना पड़ेगा। तो इस डर से विलय हुआ था। अब बात समझ में आई? और इसको अंग्रेज समझते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा प्रोविजन रखा फेडरेशंस का, अपने खुशी से अपनी मर्जी से नहीं रखा, ये हम कहना चाहते हैं। आप समझ गए पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन है कि केंद्र को रक्षा, विदेशी संबंध, यातायात और जो अनुषंगी यानी एक राष्ट्रीय महत्व का जो विषय होगा वो ही सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेगी, बाकी सब प्रांतों को प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोविजन के तहत एक सशक्त संघ नहीं बन रहा था, एक निर्बल संघ का निर्माण हो रहा था, एक कमजोर भारत का निर्माण हो रहा था। चूंकि अधिकांश विषय किसको दिए जा रहे थे? प्रांतों को, और उस हिसाब से 11 प्रांतों में 5 प्रांत ऐसे थे जिसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बनती।
6 ही प्रांत ऐसे थे जिसमें जो 37 से इलेक्शंस होता आ रहा था उसमें कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रहती थी। बाकी 2 प्रांत में मिलजुल करके सरकार बनाती थी। 6 एरिया ऐसे थे जो पूरा उसके कब्जे में थे। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखिए कि 5 प्रांत क्या करते, वो एक स्वतंत्र प्रांत की तरह व्यवहार करते। और सबसे बड़ी बात जो थी वो ये कि जो रेसिडुअल पावर था, अवशिष्ट शक्तियां थी, वो प्रांतों को दे दी गई थी। हम यहां पर बताना चाहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा, ये दोनों मुद्दा जो था वो बहुत बड़ा मुद्दा था। सबसे पहले तो ये समझिए कि रेसिडुअल पावर या अवशिष्ट शक्तियां क्या थी। तो अगर वर्तमान संविधान का आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि इसमें शुरू में तो 8 ही शेड्यूल थे, अनुसूची थी, बढ़ते बढ़ते भी वर्तमान समय में 12 हो गई। लेकिन उसका जो 7वां नंबर की अनुसूची है, 7th नंबर शेड्यूल, उसमें लिस्ट दिया हुआ है। और लिस्ट कुल कितने तरह का है? तो 4 तरह का है। एक लिस्ट को सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, यानी संघीय सूची। इसमें कुल 96 या 97 सब्जेक्ट्स हैं। इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, उसको लागू करती है। पूरा का पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दूसरा सूची स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, पूरा पूरा लागू करती है। और तीसरा समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट है, जिसमें दोनों सरकारें बना सकती हैं, लेकिन विवाद होने पर केंद्र का कानून वैलिड माना जाएगा। और जो इन सूचियों में नहीं वर्णित है वो अवशिष्ट शक्तियां हैं, और अवशिष्ट शक्तियां शेड्यूल 7 के मुताबिक संघ को प्राप्त है। तो इस तरीके से आप देखिए कि ज्यादा कानून बनाने, लागू करने का अधिकार वर्तमान समय में किसके पास है? संघ के पास है। राज्यों के पास सिर्फ 54 सूची ही है, और उसमें भी संविधान का अनुच्छेद 249 ये कहता है कि अगर राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से ये पारित कर दे कि पार्लियामेंट राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, तो संसद राज्य सूची में वर्णित विषयों पर भी कानून बनाएगी। तो फिर उसमें भी एब्सोल्यूट नहीं है स्टेट। फिर आर्टिकल 352, 356 ये ऐसा प्रोविजन है कि इमरजेंसी लगा करके पूरे स्टेट्स के पावर को सेंट्रल इस्तेमाल कर सकती है। तो अभी के संविधान के मुताबिक केंद्र सशक्त है, राज्य जो है वो शांति के काल में संघात्मकता का सुख भोग सकता है। लेकिन अगर इमरजेंसी लग जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए, तो उसमें भारत एक यूनिटरी देश बन जाता है। असल लड़ाई यहीं पर थी। जो ये बन करके आया है, ये इतना आसान से बन करके नहीं आया है। क्यों? क्योंकि ये 2 प्रोविजंस जो आप बता रहे हैं, ये कौन प्रोविजन है? याद कीजिए आप कि जब नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किया गया नवंबर महीने में, तो इसका बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था। उसमें जिन्ना भी शामिल थे, और जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के स्थान पर 14 पॉइंट्स प्रोग्राम प्रस्तुत किया था कि इसको एक्सेप्ट किया जाए। उस 14 पॉइंट्स प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम ये भी था, यानी ये जो कैबिनेट मिशन में शामिल किया गया, ये एक्चुअली में मुस्लिम लीग के प्रोविजंस को शामिल किया गया, जिसको आप नहीं पकड़ पाए। और यही हम चाह रहे थे कि ये सेंटेंस आपकी जुबान से निकलना चाहिए, तब हम समझें कि पूरी पूरी बात आप समझ पाए। और उसके बाद था कि केंद्रीय विधायिका में दोनों समुदाय अलग अलग मतदान करेंगे। यह भी मुस्लिम लीग का डिमांड था कि अगर हम सहमत नहीं हो किसी विधेयक से तो वो पारित नहीं होगा। तो अंग्रेजों ने उसे भी पूरा कर लिया। और ये चौथा प्रोविजन भी जिन्ना का मांगा हुआ था कि हमें अधिकार मिले कि जो मुस्लिम बहुल प्रांत है उसका एक ग्रुप बनाए। तो अंग्रेजों ने मान लिया
के प्रांत अपना वर्ग में संगठित हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिंध अलग प्रांत था, पंजाब अलग प्रांत था, बलूचिस्तान अलग प्रांत था, बंगाल अलग प्रांत था। तो ये चाहे तो अपना ग्रुप बना सकते हैं। तो पाकिस्तान बने या नहीं बने प्रैक्टिकली, लेकिन जो व्यवहारिकता थी इस प्रोविजंस में, उसमें तो पाकिस्तान बन गया। अब देखिए अंग्रेजों ने चाल क्या की चली, थोड़ा सा और बढ़ाते हुए ऊपर, इसमें एक प्रोविजन छूट गया था। वो क्या था वो जरा लिख दूं कि देखिए कागजों से कैसे खेला जाता है, लफ्जों से कैसे खेला जाता है, उसमें आपको एहसास होगा कि लास्ट में जोड़ दिया गया कैबिनेट मिशन में कि पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया। पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं कि पूरा प्रोविजन जो हमने समझाया उसमें आप कह सकते हैं कि ये जो आखिरी प्रोविजन है ये सत्य है? बोलिए ना। इनडायरेक्टली तो मांग को मान लिया गया। अब आइए, ये तो संवैधानिक, ये बात समझ गए कि नहीं शासन के संबंध में क्या प्रोविजंस था? इसी को बोलते हैं कि मैच्योर्ड बनाना स्टूडेंट्स को। अगर इस ढंग से हम नहीं लेक्चर्स दिया समझाएं आपको, तो आपको ना टॉपिक में इंटरेस्ट जमेगा और ना आपको चीजें याद होंगी। अब आप गौर से देखिए, थोड़ा सा हमने मोल्ड किया स्टडी को, तो आप ईमानदारी से बोलिए कि आपको सब प्रोविजंस याद हो गया कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो भी बोलिए ताकि हम आपको समझ पाए किनको किनको याद नहीं हुआ। आपको शायद नहीं याद हुआ, कुछ समझ ही में नहीं आया। हाँ बोलिए, नहीं याद हुआ। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या। हम हैं बेजार और वो हैं बेकल, या इलाही ये माजरा क्या है। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। देखिए साहब, फिर से हम समझाते हैं, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है कि अगर आप बोल दिया कि हम नहीं समझते हैं तो खींच करके भले शेर सुना दिया हो, लेकिन गुस्सा नहीं है आपसे। और फिर से आप समझिए इसको कि पहला हम ऊपर आते हैं कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें दोनों शामिल होंगी। ठीक है, इसके क्या मीनिंग्स हैं? इस मीनिंग्स को समझाया था हमने आपको अभी। इसके ये मीनिंग्स हैं कि अंग्रेजों को सिर्फ अपने शासित क्षेत्रों पर ही कानून के मुताबिक अधिकार था। देसी रियासत पूरी तरीके से आजाद थे। तो जब आजाद थे तो उनका फैसला अंग्रेज क्यों कर रहे थे और इसमें शामिल क्यों कर रहे थे? ये तो इलीगल बात हो गई। तो उसकी व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हमने समझाया था आपको। वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ये था कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, हालांकि ये बात पहले भी लागू हो रही थी लेकिन उतने बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में इंडियन नेशनल मूवमेंट सिर्फ ब्रिटिश प्रांत तक सीमित नहीं रहा बल्कि देसी रियासतों में भी चला गया और वहां की पीपुल 100% राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गई। तो इसमें वहां के राजाओं को खतरा उत्पन्न हो गया कि अगर हम नहीं भारत में विलय करेंगे अपना, तो हमारी पीपुल, हमारी जनता, हमारी रियासत की जनता विद्रोह कर देगी और हमें भगा देगी और लूट लेगी। हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए राजाओं के लिए व्यवहारिकता ये थी, अच्छा ये था कि वो भारतीय संघ में शामिल हो जाए। तो ये जो फिनोमेना पाया जा रहा था, वास्तविकता पाई जा रही थी
उसी वास्तविकता से प्रोत्साहित होकर के अंग्रेजों ने ये प्रावधान कर दिया, जो लीगली सही नहीं था लेकिन व्यवहारिक आधार पे सही था। अब आप बोलिए, समझ में आया? नहीं, नहीं आया अभी, बोलिए। आ गया। अब इसके बाद हमने बताया आपको कि ये जितने प्रोविजंस थे यहां से लेके यहां तक, ये सब वो प्रोविजंस थे जो जिन्ना ने अपने 14 सूत्री मांगों में प्रस्तुत किया था ठेठ भाषा में, और उनकी इस मांग को का प्रावधान करते हुए लास्ट में लिख दिया गया कि हम पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। कितना बेवकूफी वाली बात है। हम जब पढ़ते हैं किताब तो हमको इस खंड में जब आते हैं तो हमको शासनों की कूटनीतिकता समझ में आती है, डिप्लोमेसी, कि कितने बेहतरीन से तड़ी जमाता है आदमी। और आज भी पीपुल पे ये तड़ी जम रही है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ भारत में नहीं, वैश्विक स्तर पे। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी हो जाता है कि जनता काफी जागरूक रहे। कानूनों के माध्यम से उसका शोषण या उसे बेवकूफ बनाया जाता है, झगड़े पैदा किए जाते हैं, झगड़े सुलझाए नहीं जाते। तो उसमें एक दृष्टांत ये भी मिलता है। तो ये आप समझ में आ गया कि चारों प्रोविजन 14 पॉइंट प्रोग्राम से लिया गया था, और अंत में कह दिया कि हम पाकिस्तान को नहीं मानेंगे। ये बताना इसलिए जरूरी है कि इसका रिएक्शन नीचे में आता है 2 डेट में, और उसके बाद बात बिगड़नी शुरू होती है। ठीक है, इसको खाली याद रखिएगा। अब ये देखिए कि इसमें हमें जो बात समझानी है वो ये, पहला कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविजंस किया गया। भाई इतने बड़े देश का संविधान बन रहा है तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तो डायरेक्ट इलेक्टेड कर दो। उसके लिए अंग्रेजों ने एक कारण बताया कि हम जल्दी चाहते हैं कि भारत को आजादी मिल जाए, और इलेक्शन कराने में बहुत समय लगेगा, और अभी अभी तो इलेक्शन कराए हैं, तो उन्हीं इलेक्टेड मेंबर के द्वारा उन्हीं को वोटर बना दिया जाए और उसी से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कर दीजिए, इसलिए कि हम ही लोग तो इलेक्शन में खड़े होंगे, हम ही लोग चुनाएंगे, पीपुल भी वही है, वो सब काम हो चुका है। तो एक लगती हुई बात लगी। लेकिन यहां पर गलती और चूक ये हो गया कि निर्वाचन में मुद्दे होते हैं। अगर मुद्दा जनरल हो तो पोलिंग जनरल होती है, अगर मुद्दा विशेष हो तो फिर पोलिंग का ट्रेंड भी चेंज कर जाता है। यहां पर गच्चा दे दिया गया भारतीयों को। अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से संविधान सभा का चुनाव कराया जाता तो बातें कुछ अलग होती। दूसरे इसमें कमी ये थी कि ये सार्वभौम इलेक्शन नहीं था, यूनिवर्सल सिलेक्शन नहीं था। इसका मतलब क्या कि भारत के सभी लोगों को मताधिकार नहीं मिला था, सिर्फ 13% लोग तो मतदाता थे। और उससे खराब बात यह हुई कि सांप्रदायिकता का निर्धारण भी 13% ने नहीं किया, बल्कि 5% ने किया। यानी जो 95% पीपुल थी, कॉमनल मुद्दे जो चल रहे थे सरकार के अंदर, उससे वो पूरी तरीके से अनभिज्ञ थी। और ये 5% लोग जो थे, उसमें हिंदुओं के भी लोग थे, मुसलमानों के भी लोग थे। उन लोगों ने देश के विभाजन का फैसला कर लिया। भारत के 95% लोगों को पता ही नहीं था कि क्या होने जा रहा है। और जब दंगे करवाए गए तब लोगों को सोचने का मौका नहीं मिला, और इस विषम स्थिति में देश विभाजित हो गया। तो ये पूरी घटना थी। अब इस घटना को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये आप समझ गए, ये तो पॉलिटी में पढ़ा चुके हैं कि 10 लाख पर होगा, 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासतों से, और 4 इसमें समझाने की जरूरत नहीं होगी। पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये सब आपको याद है। अब आते हैं अगले मुद्दे पे। अब देखिए, ये 46 में बात हो गई
46 में ना बात हुई, कैबिनेट मिशन आया 21 मई को, जानते हैं 21 मई को जो कैबिनेट मिशन आया, तो इस कैबिनेट मिशंस को इस कैबिनेट मिशन के साथ दोनों दलों ने क्या व्यवहार किया, वो जरा देखिए। यहां पर आपको राज समझ में आएगा। तो एक हुआ कांग्रेस, ठीक है, यहां से पर बहुत ध्यान देना चाहेंगे आपसे, तब आपको देश विभाजन का राज समझ में आएगा। और दूसरा हुआ मुस्लिम लीग, किन्हीं को ऑब्जेक्शन था कि खाली आप लीग लिख देते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, तो लीजिए आज पूरा लीग लिख दे रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया कि दो प्रोविजन क्यों पढ़ाएं वो देखिए, कि कांग्रेस ने जो शासन वाला प्रोविजन था, यानी फर्स्ट वाला प्रोविजन, उसको नकार दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। और जो संविधान वाला प्रोविजन था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन वाला, उसको बोला कि हम मान लेंगे। और मुस्लिम लीग ने क्या किया कि दोनों प्रावधान को मान लिया, दोनों प्रावधान माना, ठीक है। अब एक घटना, कहा जाता है कि राजनीति में कोई एक बयान ऐसा होता है कि बात को बिगाड़ देता है। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों ऐसा बयान दिया, ये भी चूंकि बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं हम और व्याख्या करके समझा रहे हैं, इसलिए हमारा ये हक बनता है कि हम जाने आपसे कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो जो, अरे बैठो ना जी, आते के साथ, तो जो शासन संबंधी प्रावधान आप समझें अभी, तो आप बताइए ये कि जवाहरलाल नेहरू स्पेशली, चूंकि वही इस समय लीडिंग लीडर थे, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। सही किया कि गलत किया? सही किया। और शासन संविधान पर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, एक्सेप्ट कर लिया। लीग ने दोनों को क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि इसके अनुरूप था। बात समझ में आ रही है? यहीं पर वो लचक है साहब, जो अच्छा स्टूडेंट नहीं समझ पाता या टीचर नहीं समझा पाता है। दोनों बातें हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आज की क्लास में समझ रहे हैं इसको। अब क्या हुआ कि लखनऊ गए जवाहरलाल नेहरू, अभी तक डिक्लेरेशन नहीं किया था, कहा था हम कि चुनाव में भाग लेंगे। इस मामले में वो कुछ बोल ही नहीं पाए। अक्टूबर 1946, ठीक है, ये घटना काफी महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 1946 जाते हैं ये लखनऊ, कौन? जवाहरलाल नेहरू। और वहां ये वक्तव्य यानी स्टेटमेंट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? कि कांग्रेस शासन के प्रावधानों को नहीं मानेगी। शासन के प्रावधान को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये कह दिया। ये अक्टूबर जुलाई में इलेक्शन हुआ, जुलाई, हाँ जुलाई, अगस्त नहीं, गलत डेट है ये
12 अगस्त 1946 को इन्होंने लखनऊ में एक स्टेटमेंट दे दिया। इस स्टेटमेंट का रिएक्शंस हुआ, प्रतिक्रिया हुई, ठीक है। और प्रतिक्रिया क्या हुई कि जिन्ना ने जो अभी स्वीकार किया था किसको, कैबिनेट मिशन को, जिन्ना ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया कि हम कैबिनेट मिशन के प्रोविजंस को नहीं मानते। यहां पर आप समझ रहे हैं बात कि जो कैबिनेट मिशन में जो प्रोविजंस था वो एक्चुअली में ये लिख दिया गया कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, वो हाथी का दांत था। नहीं बनते हुए भी जिन्ना की सारी मांगों को मान ली गई थी। यही वजह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को घोषणा करना पड़ा कि हम इस इंटरिम गवर्नमेंट के प्रोविजंस को नहीं मानेंगे, यानी बाध्य नहीं है हम, माने आजाद कर दो लेकिन हम बाद में इसको मानेंगे नहीं। तो जिन्ना बोले कि जब नहीं मानोगे तो इसका मतलब मेरी बात पूरी नहीं होगी। तो इस प्रकार से जिन्ना ने भी कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट कर दिया। और साथ ही साथ 16 अगस्त 1946 को उन्होंने घोषणा कर दी कि डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इसका हिंदी क्या होगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद 16 तारीख को कलकत्ता में दंगा शुरू हुआ। एक दिन में 4000 लोग मारे गए। ये बढ़ करके नोआखली पहुंच गया। नोआखली में दंगा की इंतहा हो गई, सामान भी लूटे गए, बलात्कार भी हुआ, आदमी भी मारे गए। इसकी प्रतिक्रिया बॉम्बे तक हुई। बिहार में 7000 लोग मारे गए। यूपी के गढ़ मुक्तेश्वर में तीर्थयात्रियों ने 1000 लोगों के गांव की हत्या कर दी। एक ब्रिटिश व्यक्ति है जिसने उस समय की घटनाओं पर किताब लिखा और क्विट इंडिया किताब का नाम ही था। उसमें उसने बाकायदे तौर पे डेटा दिया है कि इस डायरेक्ट एक्शन डे के चलते भारत में 1,80,000 लोगों की मृत्यु हुई। और उसके बाद गांधी जी की बात कोई नहीं मान रहा था तो गांधी जी अकेले नोआखली पहुंच गए। नोआखली में हिंदुओं को मारा जा रहा था, इसलिए गांधी जी का यहां पर सत्य और अहिंसा का परीक्षा था। गांधी जी जैसे ही नोआखली पहुंचते हैं वैसे ही नोआखली का दंगा बंद हो जाता है, फिर कलकत्ते का दंगा बंद हो जाता है। यहां पर लॉर्ड माउंटबेटन काफी ईमानदार व्यक्ति दिखाई पड़ता है कि उसने इन दंगों को रोकने के लिए 50,000 फौज या पुलिस लगाई थी, लेकिन इन दंगों को उसकी 50,000 पुलिस नहीं रोक पाई और महात्मा गांधी अकेले निहत्थे होकर के दंगा को रोकवाने में सफल रहे। इससे प्रभावित होकर के लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। एक अकेला आदमी ही सेना है। अब ऐसी परिस्थिति में देश विभाजन क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। तब क्योंकि समय बहुत कम है तो बोल के टॉपिक खत्म कर दे रहे हैं कि 18 फरवरी को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को या उससे पहले आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन 3 जून 1947 को क्लीमेंट एटली की घोषणा हुई कि अब समय से पहले ही आजाद कर दिया जाएगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 18 जुलाई को
एक विधेयक पारित कर दिया कि भारत को विभाजित कर दिया जाएगा। इसको भारतीय विभाजन शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और 14 अगस्त के 12 बजे रात के पहले पाकिस्तान बना। मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के, और लियाकत अली खां प्रधानमंत्री बने। जैसे ही घंटी बजी 12 की, तो 12:01 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि हम अब आज़ाद हैं, यानी साइन हुआ। तो इस तरह से 15 तारीख को भारत आज़ाद हुआ। और यहाँ गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन हैं, और क्रम से वो 34वें हैं। स्वतंत्र माने परतंत्र भारत की, सॉरी, परतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन हैं और 34वें गवर्नर जनरल हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन है। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। और इस ढंग से हमारा देश आज़ाद हुआ। तो हमें बहुत खुशी है कि एक लंबा सफ़र करने के बाद आज हमने आपको आधुनिक भारत और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ख़त्म किया। हमें उम्मीद है कि आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। अगले क्लास में फिर हम लोग प्राचीन भारत के कहानी को शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा रेस्ट लीजिए। धन्यवाद।